हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था उसका नाम था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अपन ऐसे ये पढ़ा था कि देयर आर टू identical plates, metallic plates, which are kept parallel to each other. One is having positive charge and the other is having negative charge. पॉजिटिव वाले को हायर पोटेंशियल पे जोड़ा जाता है और नेगेटिव वाली जो होती है वो लोअर पोटेंशियल पे जोड़ी जाती है। और लोअर पोटेंशियल जनरली अपन अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं अपन? अर्थिंग। अगर इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो चार्ज इसके अंदर की साइड होता है। कहाँ होता है चार्ज? अंदर की साइड। This is the charge on the capacitor. This charge is known as your induced charge. इसको क्या नाम दिया था अपन ने? Induced charge. Induced इसलिए नाम दिया था क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से प्रोड्यूस होता है आपका। ये दिया हुआ चार्ज नहीं है, ये प्रोड्यूस हुआ है चार्ज। ये चार्ज हमने दिया है। This is the given charge. So what will be the charge of the capacitor? Plus Q, 0 या minus Q? प्लस Q होगा। ये तो अपना एक अरेंजमेंट होता है। तो अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डेफिनेशन लिखा था कल कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर सच दैट वन प्लेट इज कनेक्टेड एट द हायर पोटेंशियल एंड द अदर प्लेट इज कनेक्टेड एट द लोअर पोटेंशियल। ये सारी बातें कर ली थी। आज हमको इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, टाइप्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर लेते हैं ना। किसकी बात कर लेते हैं साइड में? टाइप्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहां पे ये ध्यान रखना है कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टाइप्स पढ़ते हैं तो हम बेसिकली दो प्रकार के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं और वो उनके शेप को लेके है। किसको लेके है? शेप को लेके। तो यहाँ पे ब्रैकेट में अपन लोग शेप लिख देते हैं ताकि अपन लोगों को आइडेंटिफिकेशन रहे कि हमारा यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन करने का जो बेस है वो शेप के बेस पर अपन लोग क्लासिफाई कर रहे हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक ये वाला, क्या दो प्लेट्स पैरेलल चल रही हैं आपस में? ठीक है, ये वाली जो प्लेट्स हैं अंदर वाली, मान लीजिए मैंने कहा जोड़ रखी है हायर पोटेंशियल पे, तो अंदर वाली जो प्लेट होगी, बाहर वाली जो प्लेट होगी वो कहाँ होगी आपकी? नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी। यानी ये जो बाहर वाला प्लेट है इसको क्या किया हुआ हम लोगों ने? अर्थिंग कर रखी है। और अंदर वाली जो प्लेट है इसको अपन लोगों ने कहाँ जोड़ा हुआ है? आपका हायर पोटेंशियल पे जोड़ा हुआ है। कई बात समझ में? सो दिस इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर। लेकिन स्फेरिकल में भी कौन सा टाइप है? ये पैरेलल प्लेट का है क्योंकि इसके अंदर दो प्लेट पैरेलल चल रही हैं। दूसरा जो अपन लोगों ने स्टडी करना है वो है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कैसा है? सिलेंड्रिकल। ये इस प्रकार से चलेगा। समझ रहे हो? एक मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल डब्बा है, उसके अंदर एक और डब्बा आपने रखा हुआ है लेकिन दोनों के बीच में कुछ गैप है। तो क्या दोनों प्लेट्स पैरेलल नहीं है आपकी? तो इसमें से एक को कहां जोड़ा होगा आपका? हायर पोटेंशियल पे। और दूसरी प्लेट को कहां जोड़ा होगा आपने? लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये आपके पंखों में वगैरह ये जो कैपेसिटर लगा होता है, बताइए वो वाला है ये वाला है? ये कौन सा वाला? सिलेंड्रिकल शेप का होता है, आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये वाला कैपेसिटर ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तो अब अपन को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डेरिवेशन पढ़ना है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बढ़े आगे इसके अंदर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाइए आप लोग एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। देखिए इधर, अब बड़े इसमें हमने पहले डायग्राम बनाओगे आप लोग। देखिए एक बार इधर सारे,
दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये वाला टर्मिनल कौन सा होगा इसका, हायर टर्मिनल, और ये टर्मिनल कौन सा होता है, लोअर टर्मिनल, जो कि जनरली अर्थिंग कर रखा होता है। इसके ऊपर चार्ज कितना है आपका, प्लस क्यू, और इसका चार्ज कितना है, माइनस क्यू। इसका अरेंजमेंट अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। हमने मान लिया कि कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air filled between two plates। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया है, और इसके अंदर विशेष बात क्या है कि दोनों प्लेट्स के बीच में क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, एयर रखा हुआ है। अब ध्यान रखना आगे जाके ये केस बदल जाएगा। अब एयर की जगह एक बार वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देगा। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के भी दो मेथड्स होंगे आपके। एक बार वो स्पेस को कंप्लीटली भर देगा इसके अंदर का, और एक बार आधा भरा हुआ होगा और आधा खाली होगा, यानी आधे में डाइलेक्ट्रिक होगा और आधे में एयर होगा। तो उसके भी कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी अपन जनरली क्या कर रहे हैं कि ये दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में केवल और केवल क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है आपका, ठीक है। सो लेट प्लेट एरिया मान लीजिए, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया कितना मान लिया मैंने, ए। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, यानी प्लेट सेपरेशन, अगर मैं प्लेट सेपरेशन की बात करता हूं तो प्लेट सेपरेशन मैंने कितना माना हुआ है, डी। ये दोनों प्लेट्स के बीच का ये जो गैप है, ये कितना मान रखा है मैंने, डी मान रखा है। डन। अब हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था कि जब भी अपन को कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करना है तो उसके टोटल 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 3। पहला स्टेप क्या फाइंड आउट करेंगे, चार्ज। दूसरे में क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल। और तीसरे में फॉर्मूला लगा के आंसर लाएंगे हम। तो पहले हम इसका चार्ज पता करेंगे। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट हमने कितना मान लिया, Q। चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कितना है आपका, Q। अच्छा, अब देखिए, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन A। मैंने ये यहां पे यूज क्यों किया, ये चार्ज किस पे फैला हुआ है, एरिया पे फैला हुआ है। किस पे फैला हुआ है, एरिया पे। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन लोग कई बार सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। चार्ज जब एरिया पे फैला होता है तो एरियल चार्ज डेंसिटी होती है। अब इसका मतलब क्या है, एक यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, तो ए एरिया पे चार्ज क्या हो जाएगा, तो Q का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, सिग्मा इंटू ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या अपन लोगों ने इसका चार्ज कैलकुलेट कर दिया। सेकेंड केस क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, पोटेंशियल। सो पोटेंशियल, अच्छा, अपना जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वहां पे Q तो ये रहा, और वो जो V है वो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस है वो बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे भी अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना मान लिया मैंने, V। अब देखिए इधर V इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है E इंटू डी होता है। क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। कुछ याद है या नहीं है, लिख दो साइड में भाई। सिंस E इज इक्वल टू dV अपॉन, इस वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनता है आपका कि ये R उधर चला जाएगा, E इंटू डी आर इज इक्वल टू dV, तो V इज इक्वल टू E इंटू आर हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा आपका। अच्छा, अब मेरे को बताइए एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अच्छा, ऐसा लिखना है क्या हमको, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक दिन याद करके मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, और उस समय बोला था कि जब मैं कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा तब मैं वापस इसको डिराइव नहीं करूंगा, उस समय अपन डिराइव कर चुके हैं। तो ध्यान रखना कि इसकी प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज सिग्मा अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है ये आपका डी। अब अपन को इक्वेशन नंबर 2 भी आ चुका है। अपन ने Q निकाल लिया, अपन ने V निकाल लिया। नाउ कैपेसिटेंस इक्वल टू C, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू Q कितना है बताइए, सिग्मा इंटू ए।
और v कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये एप्सिलॉन नॉट घूम के कहां चला जाएगा, ऊपर की साइड में, सिग्मा इंटू ए इंटू क्या बन जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट, और ये पीछे क्या बच जाएगा यहाँ से सिग्मा इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आप लोग इसको सी नॉट कर देना, क्या कर देंगे इसको अपन लोग सी नॉट। वाई, अच्छा ये नॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वैक्यूम को या एयर को रिप्रेजेंट करता है, याद करिए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट किसका परमिटिविटी है, फ्री स्पेस का, स्पेस यानी एयर का या फिर वैक्यूम का। तो नॉट आते ही इसका मतलब क्या है कि बीच में कौन भरा हुआ है आपका, एयर भरा हुआ है। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट capacitor. This is capacitance of the parallel plate capacitor when air is filled between the plates. ठीक है, आप स्टार्ट करिए, इसके बाद अपन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे जाएंगे। हम लोगों ने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पढ़ा था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अपन लोगों ने फाइंड आउट किया था और वो आ रहा था C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इट मींस द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन medium present between the plates, distance between the plates and area of the plate। यानी कहीं ना कहीं हम लोग वापस घूम फिर के वहीं आ गए कि कैपेसिटेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा उसके ज्योमेट्री यानी साइज और शेप पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि साइज और शेप चेंज ना करना है, आप मीडियम चेंज कर सकते हैं, मीडियम अवेलेबल है आपके पास में, चेंज करने का ऑप्शन है, तो आपका कैपेसिटेंस किस प्रकार से इफेक्ट होता है मीडियम के कारण, उसको पढ़ते हैं। तो मीडियम को पढ़ने के लिए हमको एक स्पेशल प्रकार का मीडियम स्टडी करना होता है जिसको अपन लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। हेडिंग लगाइए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। हमारा जो हेडिंग है उसका नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। डाई इलेक्ट्रिक नाम से ही क्लियर है, ठीक है ना, इसके पास दो प्रकार का नेचर होगा, ठीक है, यानी ऐसे ये बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं। ये कौन होते हैं आपके, बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में याद करिए, कल परसों मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका प्रॉपर्टी होता है, इंसुलेटर का प्रॉपर्टी होता है। एंड डाइलेक्ट्रिक कौन चीज होते हैं आपके, इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन ये स्पेशल प्रकार के इंसुलेटर्स होते हैं। these are those insulators which will show some electrical properties when they are exposed to electric field। जब उनको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे उनको, तो ये इंसुलेटर कुछ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करना स्टार्ट कर देते हैं। इन इंसुलेटर्स को हम लोगों ने एक नया नाम दिया और उसको क्या बोल दिया अपन लोगों ने, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस नाम दिया। सो लिखें इसके अंदर, दीज आर द सब्सटेंसेस, these are the insulators which shows some electrical properties when exposed to external electric field। These are the insulators which shows some electrical properties when these are exposed to the external electric field। जब इनको फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, तब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, आपका पेपर है, वैक्स है, वाटर है, ऑयल है, ठीक है, ग्लास है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स भी अपन चाहे तो लिख सकते हैं। क्या हो सकता है आपका, पेपर, ग्लास, वैक्स, ऑयल एक्सेट्रा, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसके अंदर हम लोग तो डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ना हमको, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। पहला टाइप जो आता है
उसको बोला जाएगा आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोला जाएगा आपका? पोलर डाइलेक्ट्रिक। और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा आपका? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये आपको बोर्ड में नहीं पूछेंगे कि डिफाइन पोलर डाइलेक्ट्रिक या डिफाइन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये डेफिनेशन है, आपको बोर्ड नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब इनके बारे में जानकारी होगी तभी इनको अपन अप्लाई कर पाएंगे कैपेसिटर के अंदर। जब तक हम इनके बारे में जानते ही नहीं है कुछ भी, किसी भी चीज को अगर अपन यूज करते हैं तो उससे पहले उसको देखेंगे तो सही, चेक तो करेंगे उसको, उसके कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ेंगे कम से कम अपन। तो पहले हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद इसको अपन ले जाए कहां अप्लाई करेंगे? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखेंगे इसको। तो पहले अपन बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। कौन से डाइलेक्ट्रिक्स है आपके? ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा बोर्ड इनको पूछता नहीं है, हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और दूसरा कौन सा है? नॉन पोलर। अब अगर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोलर डाइलेक्ट्रिक उनको बोला जाता है जिनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो एग्जांपल है उसके अंदर मैंने रखा है H2O, ठीक है। और अपन कह सकते हैं H2O के अलावा HCl, और क्या हो सकता है? NH3 एटसेट्रा। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल। अब इनके स्ट्रक्चर को देखिए, समझना इधर। मैं सिंपल सा HCl का स्ट्रक्चर लेता हूं तो H यहां पे होता है H प्लस और Cl यहां पे होता है Cl माइनस। हम यहां पे जो ये डिस्टेंस की बात करते हैं तो बताइए, ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है। हाइड्रोजन अलग एटम है आपका और क्लोरीन अलग एटम है, तो दोनों के सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर है या अलग अलग जगह पर आए हुए हैं? अलग अलग जगह पर है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो बताइए दोनों के सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दोनों के सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, तो क्या दोनों के सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर है? अलग अलग है ना। तो इसका मतलब इनके सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड नहीं करते। अब समझना इसको, सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला अपन ने? पोलर। जिनके सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करते हैं उनको क्या बोला अपन ने? नॉन पोलर। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि हम लोग पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव बात करते हैं और नेगेटिव के लिए नेगेटिव बात करते हैं, ठीक है। जैसे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन ओमिक, और जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो ओमिक होता है। तो यहाँ पे उल्टी बात क्यों कर रहा हूं? तो ऐसे कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूं आपका। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये H प्लस है और ये कौन है आपका? Cl माइनस। दोनों के चार्ज इक्वल है कि नहीं है? अगर मैं HCl को स्प्लिट करूंगा, HCl की अगर पूरे टुकड़े की बात करें तो HCl का जो पूरा टुकड़ा है या पूरा जो मॉलिक्यूल है आपका, उसका नेट चार्ज क्या होगा? 0। अगर स्प्लिट करेंगे तो प्लस वाले एक तरफ चले जाएंगे और माइनस वाले, तो यानी ये जितना है उतना ये भी है। यानी ये कौन है आपका? अगर इसकी बात करें तो ये कौन है आपका? प्लस Q, और ये कौन है आपका? माइनस Q, और दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। डाइपोल बना या नहीं बना आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम स्टडी करके आए हैं। तो बताइए इसका नेट डाइपोल मोमेंट, किसकी बात करेंगे अपन इसके अंदर? नेट डाइपोल मोमेंट। इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट यानी कि P वेक्टर, बताइए 0 है कि नहीं है? सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका डाइपोल मोमेंट है। तो वे मॉलिक्यूल्स जिनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है उनको अपन क्या बोल देंगे? पोलर। वे मॉलिक्यूल जिनके पास डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होंगे? पोलर। और जिनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर। हमने वो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव बात कर ली अब, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव बात कर ली। समझ आया? तो इनके मॉलिक्यूल्स के पास बताइए नेट डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। इसलिए ये क्या हो गए आपके? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दूसरा कौन सा है आपका? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर पहले एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो सकता है आपका O2, N2, H2, CO2 एटसेट्रा।
ठीक है, CH3 भी है इसके अंदर, कौन है आपका CH3, CH3 भी इसी का एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल क्यों लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्पल्स पूछता है। बोर्ड आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको 4 MCQ के अंदर 4 ऑप्शन देगा इनमें से ऐसे कोई, और पूछेगा कि आइडेंटिफाई करिए इसमें से पोलर कौन है और नॉन पोलर कौन है। तो हमें ये एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, और भी होते हैं बहुत सारे, मैं सारे थोड़ी लिखवा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया है कि बोर्ड कहां से सवाल पूछ सकता है आपका। बहुत पोलर और नॉन पोलर के डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाले 4 ऑप्शन देके इनमें से पूछेगा आइडेंटिफाई द पोलर डाइलेक्ट्रिक फ्रॉम द फॉलोइंग, या आइडेंटिफाई द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन देके पूछेगा, तो ये एग्जांपल्स हमको याद होना। अच्छा, O2 की बात करें या CO2 की बात करें, तो CO2 का स्ट्रक्चर की बात करोगे तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है CO2 का, ये सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? सैंडविच। अब सैंडविच का मतलब क्या हुआ? ऐसा, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, और बीच में कार्बन है। दिस इज योर सैंडविच स्ट्रक्चर। तो अगर इसके सैंडविच स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके सबके सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होते हैं। सबके सेंटर ऑफ मास कहां होते हैं आपके? एक ही जगह पर होते हैं। तो बताइए इनके सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करेंगे तो ये डिस्टेंस होगा या नहीं होगा उनके बीच में? ये 2L किसके बीच का डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मासेस के बीच का। अब यहाँ पे बताइए सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर है अगर सबके, तो डिस्टेंस होगा या नहीं होगा? अगर डिस्टेंस नहीं है और 2L 0 है तो P का वैल्यू भी क्या आएगा इसमें? 0। यानी इसके अंदर अगर बात करें अपन तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट, यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं? P वेक्टर क्या होता है? 0। जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, यानी वो क्या है आपका? 0, वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। जिसके पास डाइपोल मोमेंट होगा, 0 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा आपका? पोलर। आई बात समझ में क्या नहीं आई? तो आपको सिंपल सा पोलर नॉन पोलर की ये यही याद रखना है कि जिसके पास डाइपोल मोमेंट होगा वो पोलर है, और जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा वो नॉन पोलर है। अब पोलर और नॉन पोलर का डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं इससे भी। अब दूसरा, अगर वो सेंटर ऑफ मासेस को लेके बात करें तो साफ सी बात है इसके पास डाइपोल मोमेंट है, यानी सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं तभी डाइपोल मोमेंट बनेगा, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड कर रहे हैं इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है इसका? 0 आ रहा है, क्योंकि गैप नहीं है इनके बीच में। तो ये थे पोलर और नॉन पोलर। अब और देखिए इसके अंदर बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल फील्ड। क्या पढ़ना है हमको? बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स when exposed to external electric field। इंपॉर्टेंट है, इसका बिहेवियर ही खेल करेगा सारा का सारा आपके आगे कैपेसिटेंस वाले टॉपिक के अंदर, ये किस प्रकार से चेंज होता है पूरा का पूरा। मान लीजिए पहला मैं जो लिख रहा हूं वो किसके लिए लिख रहा हूं? मैं यहाँ पे पोलर के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? पोलर डाइलेक्ट्रिक। मैंने पहले कौन से डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखूंगा? पोलर को, और बाद में किसे रखेंगे अपन? नॉन पोलर को। एक एक करके दोनों को स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि ये जो है आपका, ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। कौन सा डाइलेक्ट्रिक है आपका? ये एक पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक टुकड़ा है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसका डाइपोल मोमेंट, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा? होगा डाइपोल मोमेंट। तो अब देखिए अगर इसकी बात करें प्लस और माइनस, बताओ ये डाइपोल बना या नहीं बना? दोनों के सेंटर सेम जगह पर है या अलग अलग जगह पर है? अलग अलग जगह पर है। दूसरा, हमने यहां पे बनाया है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस।
अच्छा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है या स्केलर होता है? समझो इधर, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है या स्केलर होता है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसको, इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? इधर है। इस मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। इसका डाइपोल मोमेंट की बात करें तो किधर आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट किधर जा रहा है? ऊपर। इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। ये एक जनरल टुकड़ा है पोलर डाइलेक्ट्रिक का। इसके मॉलिक्यूल्स के पास में डाइपोल मोमेंट जीरो है कि नॉन जीरो है? सो इट इज नॉन जीरो। लेकिन अगर पूरे टुकड़े की बात करूं तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए ये डाइपोल मोमेंट किधर जा रहा है आपका? नीचे। तो ये वाला डाइपोल मोमेंट किधर है आपका? ये दोनों वेक्टर्स हैं। क्या दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट हैं कि नहीं है? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहां तो मैंने बहुत कम पार्टिकल्स बनाए, बहुत कम मॉलिक्यूल्स बनाए, लेकिन एक टुकड़े के अंदर करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि 10,000 का डाइपोल मोमेंट ऊपर है, तो मैं ये भी तो मान सकता हूं ना 10,000 का डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा। तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर 10,000 इधर बना रहे हैं तो 10,000 इधर भी बना रहे होंगे, ये भी कैंसिल आउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट बिफोर पुटिंग इट इनटू एन एक्सटर्नल फील्ड कितना बनेगा आपका? जीरो। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट, किसकी बात कर रहे हैं अपन? नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ होल लेटिस। लेटिस का मतलब यहां पे क्या है? टुकड़ा। और इसको अपन लोगों ने क्या रखा है? पी नेट। क्या रखा है इसको अपन ने? पी नेट। कितना बन रहा है इस केस में? जीरो। पूरे टुकड़े का नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है, इसको फील्ड में रखने से पहले। अब देखिए क्या होगा, मैं इसको उठा के कहां रख रहा हूं? फील्ड के अंदर। नाउ एक्सपोज्ड टू, किसकी बात कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या रखा है मैंने? ई नॉट। क्या रखा है मैंने? ई नॉट। यहां पे ई नॉट का मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी को सेम को रखना है मुझे। ये वही टुकड़ा है और इसको मैंने किस में रख दिया है? क्या ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ किधर होता है? प्लस टू माइनस। कैसा होता है? प्लस टू माइनस होता है। डन। फील्ड में किसी चार्ज के ऊपर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर फोर्स लगाता है, कितना लगाता है? Q इंटू ई। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। चार्जेस हैं, फील्ड भी है। क्या चार्जेस फील्ड के अंदर आ चुके हैं आपके? तो इन पे क्या लगेगा? फोर्स। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है? तो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर नेगेटिव होगा तो इट विल एक्सपीरियंस ऑपोजिट डायरेक्शन, और अगर पॉजिटिव होगा तो सिमिलर डायरेक्शन। अब देखिए क्या हो रहा है, ये वाला डाइपोल यहां पे था, इसका डायरेक्शन किधर है आपका? इधर है। देखिए क्या हो रहा है, फील्ड किधर है? हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। एक डाइपोल है और वो डाइपोल हल्का सा ऐसा रखा हुआ है, तो इसके ऊपर ये मान लीजिए कि आपका है प्लस क्यू और ये कौन है आपका? माइनस क्यू। तो एक डाइपोल किस में आ चुका है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। क्या डाइपोल अपने आप को घुमा देगा और घुमा के कहां लाना पसंद करेगा? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये वाला डाइपोल अपने आप को घुमाएगा और कैसा बना देगा? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये वाला डाइपोल अपने आप को नहीं घुमाएगा वापस से? ये भी घुमाएगा और ये भी अपने आप को कैसा रखेगा? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इनको एरो की जगह पर वापस ऐसे ही सिंबल्स बनाता हूं वापस से। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए किधर है? पैरेलल टू फील्ड है कि नहीं है? दूसरा केस वापस से, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस।
सारे बन गए। पहले ये कैसे थे, रैंडमली अरेंज थे, और अब सारे कैसे हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज हो चुके हैं। क्या डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है? अब बताओ सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? सारे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताइए कैसा है, सिमिलर है कि अलग अलग है? सेम है, तो सारे डाइपोल मोमेंट ऐड होंगे या नहीं होंगे इस केस में? अगर ये सारे ऐड होंगे तो अब बताओ ये इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पहले क्या था, जीरो। अब देखिए डाइपोल की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फॉर्मूला होता है K2P/R3 या फिर K_P/R3। ये इक्वेटोरियल पे था, ये एक्सियल पे था। इसके अगर पोटेंशियल की बात करोगे तो फॉर्मूला आता है K_P/R²। क्या बनता है, Kp/R² बनता है। यहां पे भी P आ रहा है, यहां पे भी P आ रहा है। यानी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो वो केवल और केवल डाइपोल मोमेंट के कारण करता है। तो यहां पे इस वाली स्थिति में वो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक बताएगा या नहीं बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो। तो इस पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना बनेगा, जीरो, और इस पूरे का वोल्टेज भी कितना बनेगा, जीरो। लेकिन यहां पे आप बताओ इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है? नहीं है। तो अब बताओ ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक बताएगा? तो पहले नहीं बता रहा था, अब बता रहा है। अब आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, दीज आर द इंसुलेटर्स which will show some electrical properties when exposed to the external field। यानी पहले नहीं बता रहे थे, अब बता रहे हैं। ये जो प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पोलराइजेशन। यानी कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा उसका क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। यानी अब इसके अंदर लिखेंगे तो ये जो भी लैटिस है उसका नेट डाइपोल, नाउ नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ होल लैटिस। यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, P वेक्टर। सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले इसका कितना था, जीरो, अब क्या है, नॉन जीरो। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो आपको अब इसमें ये याद रखना है कि जब भी किसी डाइइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखा जाता है उसका क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ उसको देखिए। क्या ये आपका वही टुकड़ा है सेम, यहां पे कौन है आपका पॉजिटिव प्लेट और यहां कौन है आपकी नेगेटिव प्लेट। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है एक्सटर्नल फील्ड। दिस इज व्हाट, प्लस एंड दिस इज माइनस। ऐसा ही कुछ है। ऐसा ही कुछ है। अब देखिए इसका ये वाला फेस देखिए, सारे इस फेस पे कैसे हैं, नेगेटिव है, और इस फेस पे सारे कैसे हैं, पॉजिटिव। यानी अगर यहां बात करूं तो यहां पे सारे के सारे जो हैं वो कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव, और यहां सारे के सारे कैसे आ रहे हैं आपके, पॉजिटिव। यानी डाइइलेक्ट्रिक का ये टुकड़े का ये जो सरफेस है इस पूरे सरफेस पे कैसे चार्जेस हैं, नेगेटिव। इसके इस सरफेस पे पूरे चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव। एरिया पे फैले हुए हैं कि वॉल्यूम पे फैले हुए हैं, कैसे फैले हुए हैं, मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, एरिया। यानी यहां पे एक चार्ज डेंसिटी डेवलप होती है माइनस सिग्मा और यहां डेवलप होती है प्लस सिग्मा। समझ आया। तो पोलराइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, पोलराइजेशन का रिजल्ट ये होगा कि डाइइलेक्ट्रिक के जो सरफेस होते हैं, फेसेस होते हैं, ऑपोजिट फेसेस, उन पे चार्ज डेंसिटी डेवलप होती है। एक प्लस वाली होगी तो दूसरी माइनस वाली होगी। अब देखिए क्या कर रही है, ये चार्ज डेंसिटी यहां पे इस डायरेक्शन में एक फील्ड बना रही है, प्लस टू माइनस। यहां पे भी तो चार्जेस हैं, यहां पे भी चार्जेस हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा बोला जाता है, इंड्यूस्ड। क्या ये अपन ने रखा था, ये तो इसने खुद ने बनाया है ना, इसने खुद ने प्रोड्यूस किया है ये। और किससे प्रोड्यूस किया है, ये पूरा का पूरा एक्शन करके इस प्रोसेस के कारण डेवलप हुआ है, इसलिए इसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कल देखिए अपन लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ा था, वहां पे जब मैंने उसके पास में न्यूट्रल प्लेट रखा था तब क्या मैंने वहां पे चार्जेस दिए थे, नहीं दिए थे, लेकिन वहां डेवलप हुए ना, एक एक्शन के कारण डेवलप हुए थे, इसलिए उनको अपने इंड्यूस चार्जेस बोला था। तो यहाँ पे भी एक एक्शन के कारण यहाँ पे इसके अंदर की तरफ एक फील्ड डेवलप होता है जिसको अपन लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलराइजेशन का प्रोसेस रिजल्ट क्या होगा, हेंस ड्यू टू
किसकी बात कर रहे हैं अपन? पोलराइजेशन प्लस माइनस सिग्मा चार्ज densities are developed on faces of dielectric, which in result induces an electric field inside the dielectric, inside the dielectric. ठीक है, यानी कि E induced, which is opposite to the direction of applied external इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया है? ई नॉट वेक्टर दिया है। लिखिए इसको, देखें इधर अब, है ना? ओके। तो अपन लोगों ने यहाँ ये तो देख लिया है, बिहेवियर ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज केप्ट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उसको रखा जाता है तब उसका पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन के कारण उसके सरफेसेस पे चार्ज डेंसिटी डेवलप होता है, जिसके कारण उसके अंदर की साइड में डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक फील्ड डेवलप होता है, जिसको अपन लोगों ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। और उसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा? ऑपोजिट टू व्हाट? एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे देखिए, इसके अंदर हमें बात करनी है नॉन पोलर की। सेकंड अपन किसकी बात कर रहे हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता कैसा है, पहले ये देखिए। हमने ये एक टुकड़ा ले रखा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सबका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। उनका सबका डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका? यहां पे क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द होल लैटिस 0 था, लेकिन इसके हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं था। यहाँ पे जो नॉन पोलर होते हैं उनके हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका? 0 होता है। और अपन ने ये पढ़ा था कि इनके सेंटर ऑफ मासेस आपस में कोइंसाइड करते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपके ऐसे दिखने को होते हैं। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स बनाए हैं इसके, इन सबके सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, एक ही जगह पर है, यानी इनके गैप नहीं है, इनके प्लस माइनस के बीच में कोई गैप नहीं है। अगर गैप नहीं होगा तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इस पूरे टुकड़े की बात करें तो डाइपोल मोमेंट ऑफ होल लैटिस P वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आपका? 0। यहां पे भी कितना आ रहा था? 0। वहां पे भी क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। यानी कि ये नेट है। फील्ड में रखने से पहले अब बात कर रहे हैं नाउ व्हेन exposed to external electric field. So now when exposed to external electric field, जब इसको external electric field में रखा जाएगा तब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इसका पोलराइजेशन होता है। इसका भी क्या होता है? प्रोसेस सेम है। इसका भी क्या हो जाएगा आपका? पोलराइजेशन। इसके सरफेसेस पे क्या डेवलप होंगे? चार्ज डेंसिटी डेवलप होंगे और एक अंदर फील्ड डेवलप होगा जिसको इंड्यूस्ड फील्ड बोलते हैं, जो आपके अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। ये सारे डेवलपमेंट का, ये जितने भी पोलराइजेशन हो रहे हैं, इनका मेथड थोड़ा सा कैसा होगा? अलग होगा। इसमें टॉर्क लगने के कारण ये घूम जाता था, इसके अंदर फोर्सेस वाली बात होगी सारी। तो ये कौन सा फील्ड है आपका?
एक्सटर्नल फील्ड है। कौन सा फील्ड है आपका? एक्सटर्नल फील्ड। कहां से कहां है? प्लस टू माइनस। कहां से कहां पर है ये आपका? प्लस टू माइनस। प्लस टू माइनस हो गया आपका। अब देखिए जैसे ही इसके अंदर फील्ड में रखा जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? टुवर्ड्स नेगेटिव, और नेगेटिव किधर जाएगा? टुवर्ड्स दी पॉजिटिव। यानी ये स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होके ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा, ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस। माइनस और प्लस, माइनस प्लस। माइनस और प्लस। अब देखिए पहले इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा था, सारे के सारे कैसे थे? जीरो थे। अब बताओ ये जीरो होगा या नहीं होगा? इस वाले केस में नहीं होगा। यानी अब अपन लिख सकते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ होल लैटिस, यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं? पी नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले कितना था? इसमें भी जीरो। अब क्या हो गया? नॉन जीरो। नॉन जीरो यानी अब इसका क्या हो चुका है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होने के बाद में हम इसका स्ट्रक्चर वापस बनाते हैं। ये वही लैटिस है आपका, ये एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट, ये प्लस और ये क्या हो गया आपका? माइनस। यानी यहां पे सारे चार्जेस कौन से होंगे आपके? यानी यहां पे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है जिसको अपन ने ई इंड्यूस्ड बोला है। बताइए सेम प्रोसेस आया या नहीं आया? डायग्राम वापस सेम बन गया आपका। यानी ये कौन सा होगा आपका? माइनस सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस सिग्मा। यानी इसका भी क्या हो चुका है आपका? पोलराइजेशन हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर और अगर मैं यहां पे कुछ नोटेशंस के बात करें तो यहां पे बताइए ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज ई इंड्यूस्ड? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? अच्छा, व्हाट इज ई? तो रिड्यूस्ड, या फिर क्या बोला जाएगा इसको? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिख दो इसको। यहां पे ई नॉट क्या है? यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे ये रिड्यूस्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये जो ई लिखा हुआ है इसका मतलब होगा आपका जो भी एक्सटर्नल फील्ड है इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करेंगे। क्योंकि देखिए एक्सटर्नल फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में, और इंड्यूस्ड किधर है? उस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेट फील्ड जो होगा वो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड होता है। अब देखिए इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करनी है हमको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन कैपिटल के से लिखते हैं, और कैपिटल के का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका ई वेक्टर अपॉन ई नॉट हो जाएगा। यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो के इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला लिखना है। ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें। दिस इज द मेजर फॉर्मूला। तो इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है? डेरिवेशन of the parallel plate capacitor when dielectric slab is introduced between the
प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अपन डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे और फिर अपन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले अपन एयर वाला डेरिवेशन कर चुके हैं। इसके बाद क्या करना है हमको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे।